एक बार पुनः लॉकडाउन ई पाठशाला YDC रामगढ़ में आपका स्वागत है। शारीरिक अस्वस्थताओं के कारण कुछ अंतराल के बाद मिल रहा हूँ। हम लोग फिर से कक्षा 7 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 के अध्याय 3 यानी राज्य सरकार अर्थात स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा कर रहे थे। इसकी 3 कड़ियों की चर्चा हम कर चुके हैं। इसमें हमने जाना था कि राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका, इंग्लिश में जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं। इसके 3 अंगों की चर्चा हमने की है, विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल। इसके साथ ही हमने राज्य सरकार के दूसरे अंग अर्थात कार्यपालिका, जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसकी चर्चा की। एग्जीक्यूटिव के भी यानी कार्यपालिका के 2 हिस्से हैं, एक राज्यपाल जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं और दूसरा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जो राज्य के वास्तविक प्रमुख हैं और राज्य का शासन इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है राज्यपाल के नाम से। यानी राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हुए और मुख्यमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद वास्तविक सरकार का कार्य करते हैं। आज हम राज्य सरकार के राज्य के तीसरे अंग अर्थात न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में शासन की व्यवस्था संघात्मक अपनाई गई और संघीय शासन व्यवस्था में भारत को राज्यों का परिसंघ कहा गया। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। किंतु जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो यहाँ एकीकृत प्रणाली को अपनाया गया, एकीकृत न्याय प्रणाली। यहाँ केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के स्तर पर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और ऐसे ही सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स होते हैं। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं यानी राज्य में न्यायपालिका के स्तर की बात कर रहे हैं। तो न्यायपालिका के क्षेत्र में जैसा कि हमने चर्चा की कि केंद्र के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के स्तर पर उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है। इन न्यायालयों का गठन भारत की संविधान की धारा 214 के तहत प्रत्येक राज्य में किया जाता है। साथ ही संविधान की धारा 231 के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था भी कर सकता है। तो ये हुआ उच्च न्यायालयों का गठन संविधान की किस धारा के तहत होता है। अब प्रत्येक न्यायालय में, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य कई न्यायाधीश होते हैं। इनकी संख्या को राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार उस राज्य की और उस राज्य के क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या को राष्ट्रपति घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। फिर राष्ट्रपति की नियुक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और संबंधित राज्य सरकार की सलाह पर की जाती है। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य सरकार की सलाह पर की जाती है। फिर जिस राज्य का हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है, वहीं के राज्यपाल द्वारा इन न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो इसके लिए है कि वो भारत का नागरिक हो, राज्य क्षेत्र में या न्यायाधिकरणों में उसे कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के विचार में वह एक ख्याति प्राप्त न्यायशास्त्री हो। तो इनमें से कोई योग्यता धारण करने पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं।
अब उच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं? उच्च न्यायालय, जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। व्यक्ति पहले निम्न स्तरीय अदालतों में अपने अपने मामलों को लेकर जाता है। अगर निम्न स्तरीय मामलों में उसके पक्ष में या विपक्ष में जो फैसले किए गए उससे वह संतुष्ट नहीं है, तो वह उच्चतम अदालतों में जाता है, उच्चतर अदालतों में जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के द्वारा के फैसलों के विरुद्ध वह हाई कोर्ट में अपील करता है। कई मामले जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसमें व्यक्ति सीधे भी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और वहाँ से न्याय निर्णय पा सकता है। हाई कोर्ट का यानी उच्च न्यायालय का एक और कार्य है कि वह राज्य सरकार के विधायिका या कार्यपालिका के संविधान विरुद्ध किए हुए गए कार्यों पर अंकुश लगा सकता है। वह राज्य सरकार के यानी राज्य सरकार की कार्यपालिका, मंत्री परिषद या विधायिका के द्वारा अगर कोई ऐसा आदेश या निर्णय या कानून पारित किया जाता है, नियम बनाया जाता है जो संविधान के धाराओं के, संविधान की भावनाओं के विपरीत हो, तो ऐसे कार्यों को उच्च न्यायालय निरस्त कर सकता है, रद्द घोषित कर सकता है। कई बार अगर मामले बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान भी लेता है। अखबारों के समाचारों के द्वारा या उच्च न्यायालय को किसी रीति से अगर उसके संज्ञान में कोई विशेष मामला आता है तो हाई कोर्ट उन मामलों पर स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, ऐसी व्यवस्था है। फिर उच्च न्यायालय राज्य सरकार के लिए मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। यानी न्यायिक आधार पर यदि कोई विषय ऐसा है जिसमें अनिर्णय की स्थिति हो तो सरकार उच्च न्यायालय से मार्गदर्शन ले सकती है। फिर उच्च न्यायालय के निर्णय जो होते हैं वो कानून के समान महत्व रखते हैं, लेकिन एक बंदिश है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संबंधित पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये हमने जाना कक्षा 7 के स्तर पर कि उच्च न्यायालय के क्या क्या कार्य होंगे और राज्य सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में अन्योन्य आश्रय संबंध है, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और तीनों मिलकर राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। आइए एक और बात जान लें। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता का पद काफी हद तक केंद्रीय स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले अटॉर्नी जनरल के समतुल्य होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राज्यपाल की इच्छा हो तब तक कोई व्यक्ति महाधिवक्ता के पद पर कार्य कर सकता है। तो इस तरह आज हम लोग तीसरे अध्याय यानी राज्य सरकार के लगभग सारे बिंदुओं पर चर्चा कर चुके। तो इस पर मैं कुछ विचार मंथन के लिए प्रश्न आपके सामने रखता हूं। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? यानी द्विसदनीय व्यवस्था है जहां विधानसभाएं भी हैं और विधान परिषद भी है। आप विचार करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? विधान परिषद में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? और राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? इन प्रश्नों पर विचार करें और YouTube चैनल में अपने उत्तर को कमेंट के रूप में डालें। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तो आप YouTube में कमेंट के रूप में इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, हम लोग उसमें उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी, आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।